दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं उड़िया भाषा की एक कहानी सुदामा का पता। कहानीकार है तरुण कांति मिश्र जी। इस कहानी का अनुवाद किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने। तो आइए सुनते हैं कहानी सुदामा का पता। उस आदमी ने झुककर मेरे पैर छुए और मुझे प्रणाम किया। कोई मेरे पैर छूकर मुझे प्रणाम करता है तो मुझे बेहद खुशी होती है। दूसरों से मेरा स्थान ऊंचा है। मेरे पैर की धूल बहुत से लोगों के सिर में लगने के लिए है। यह सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस आदमी ने झुककर मेरे पैर की धूल ली और मुस्कुराते हुए बोला, सर मैं सुदामा हूँ। यह सुदामा नामक व्यक्ति कौन है मैं बिल्कुल नहीं जानता। दुनिया में ऐसे कई सुदामा कुदामा हैं जिन्हें मैंने कभी याद रखने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे याद रखा होगा। इसमें भला आश्चर्य होने जैसी कौन सी बात है। सुदामा समझ गया कि मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बाई हाथ से कनपट्टी खुजलाते हुए कुछ संशोधन करने के लहजे में बोला, सर मैं सुदामा हूँ, दमयंती का पति। बड़ी विचित्र बात है। जब मैं सुदामा को नहीं पहचानता तो फिर दमयंती के पति को कैसे पहचानूं? किंतु यह बात तो मैं उससे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। इसलिए मैंने जमुहाई लेते हुए कहा, अरे हाँ सब ठीक ठाक तो है। किंतु यह सुदामा नामक व्यक्ति मुझसे क्या आशा करता था? वह आशा करता था कि दमयंती नाम सुनते ही शायद मैंने यह नाम अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था। कुर्सी से उठकर उसके पैरों में झुककर धूल लूंगा, वरना वह इतना निराश क्यों हुआ? सुदामा नामक व्यक्ति दिखने में जैसा था, इस तरह का आचरण करना मेरे लिए कतई संभव नहीं था। वह बिल्कुल दरिद्र देहाती था। उसने जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे, इस कलकत्ता शहर में उसे देखकर लोग उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। विशेषकर न्यू अलीपुर के इस अभिजातपूर्ण क्षेत्र में मेरे नए 2 मंजिले मकान में वह खींच पैदा करने वाला दृश्य था। सब ठीक ठाक तो है? मेरा यह पूछना ही सुदामा से कुछ कहलवाने के लिए काफी था। अपने चिपके हुए गालों पर रुआसी मुस्कुराहट सा भाव लाते हुए वह कहने लगा, साहब ठीक ठाक भला क्या होगा? इस गरीब के जीवन में भला बुरा सब एक जैसा है। बारिश हुई तो साल भर खा पी कर जी लेते हैं, न हुई तो उपासे पड़े रहते हैं। यही तो जीवन है। इस जीवन के बारे में भला और क्या कहूँ? उस आदमी की उन बातों से ही उसका परिचय मिल गया। वह किसान था। कीच काच कर साल भर गुजारा करने लायक जमीन है। उसे जीवन में कोई आशा नहीं, उज्जवल भविष्य की भी कल्पना भी नहीं। देश की भी यही समस्या है। लोगों में कोई आशा नहीं, आकांक्षा नहीं। काम में जुटकर भाग्य पर निर्भर होकर ये लोग निश्चित हो जाते हैं। तो फिर इस जाति के इतिहास में क्रांति आएगी कैसे? क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी विचारधारा ही चाहिए, प्रगतिशील दृष्टिकोण चाहिए, वरना। यह सब सोचने के बाद मैंने फिर जमुहाई ली। उस व्यक्ति की मौजूदगी की जरा भी आवश्यकता नहीं, यह सोचकर मैंने उससे एक और वैयक्तिक सवाल किया, तो फिर और क्या हालचाल है? हालचाल और क्या होगा? कुछ नहीं। दमयंती ठीक है। चेमा, पुटू, धड़ी, मानी, आपके भांजे भांजी सब मजे में हैं। सिर्फ आपके दर्शन के लिए यहाँ चला आया। आने के साफ साफ 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कुछ आर्थिक सहायता। एक सुविख्यात कंपनी में मैं एक बड़ा इंजीनियर हूँ। कुछ आर्थिक दान कर दूंगा तो मेरा भंडार खाली नहीं हो जाएगा। और दूसरा कारण किसी तरह की नौकरी की आशा। कलकत्ते में कंपनी की नौकरी जितनी चाहो मिल जाएगी। दूर दराज के गांवों में आज भी लोगों का यह विश्वास है। किंतु काम के अंधे ये भाग्यवती यह नहीं जानते कि दुनिया में लड़कर जीना होता है। जिस तरह मैंने लड़ाई की है और जी रहा हूँ,
खूब अच्छी तरह जी रहा हूँ। अत्यंत साधना पूर्वक एक एक करके सीढ़ी चढ़ा हूँ और अब मैं स्थापित हो चुका हूँ रसेल इंडिया कंपनी में। मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ, अर्थात संस्था की सबसे ऊंची दूसरी सीढ़ी पर मैं खड़ा हूँ। सुदामा नामक वह आदमी अपने एक हाथ से कनपट्टी खुजलाते हुए मेरे बैठक खाने में अपनी निगाह दौड़ा रहा था। देखता जाता और मुग्ध होता जाता। कीमती टीवी सेट, स्टीरियो सिस्टम, सोफा, कारपेट और अन्य सभी विलासिता की चीजें जो दूसरों के लिए विलासिता है किंतु मेरे लिए निहायत आवश्यक है। सुदामा ने मुग्ध नजरों से उन्हें देखा और उसके बाद मेरी ओर देखकर संदिग्ध स्वर में पूछा, और आप तो मजे में है ना? क्यों साहब? मेरा जवाब सुनने से पहले उसने मेरे सामने के सेंटर टेबल पर जो कुछ देखा उसे देखकर संभवतः चौंक उठा। यह स्वाभाविक ही था, कोई भी देहाती उसे देखकर चौंक उठता, किंतु मुझे वह दृश्य अच्छा लगा। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर गिलास उठा लिया और एक ही घूंट में उसे खाली कर दिया। उसके बाद बर्फ और लिमोनेड मिलाकर मैंने और एक गिलास जिन तैयार किया। हाँ, इस समय मैं जिन पीना अधिक पसंद करता हूँ। इससे बढ़कर और मजे की बात क्या हो सकती है कि यह दृश्य देखकर उस देहाती की बोलती बंद हो गई। उनके मुताबिक यह पाप है, नरहत्या की तरह जघन्य है। कभी मैं भी नहीं सोचा करता था। आज से 20 साल पहले रसेल इंडिया में इंजीनियर अप्रेंटिस के रूप में कार्यभार संभालते समय मेरी भी यह धारणा थी। कुसंस्कार किसमें नहीं होता। मिस्टर जुत्सी बड़े ही स्पष्टवादी थे। मेरे इस इनहिबिशन को तोड़ने में उन्हें अधिक समय नहीं लगा था। यह सुदामा नामक व्यक्ति गांव लौटकर जो कुछ कहेगा मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सब कुछ ठीक है, बहुत पैसा है। सब कुछ ठीक होने पर भी एक बात है। क्या बात है? सुनने वाले पूछने लगेंगे। सब कुछ ठीक है, लेकिन चरित्र खराब हो गया है। चरित्र खराब हो गया है? मैं भला और क्या कह रहा हूँ। जब मैं वहां पहुंचा, वे कमरे में अकेले बैठे, साथ में एक महिला, नहीं, महिला के साथ नहीं, एक कमरे में अकेले बैठे वे शराब पी रहे थे। आह, कितनी बदबू थी उस शराब में। मेरा तो सिर चकरा गया। हालांकि मेरे ख्याल से जिन में एक मदमस्त सुगंध है जो मुझ में जान डाल देती है, किंतु मैं किसी तरह की निंदा से नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके लिए बाहर से लोग मेरी कितनी ही निंदा क्यों न करें, पर मन ही मन बेहद तारीफ करते हैं। यदि इस अदम व्यक्ति की कृपा से उन सब ने मुझे किसी महिला के साथ पाए जाने के बारे में सुना होता तो अधिक खुश हुए होते। ऐसे नाम मात्र के कलंक वास्तव में गौरव के तिलक की तरह है। मुझे याद है अपने छात्र जीवन में हम कुछ मित्र इकट्ठे बैठकर किसी विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति के चरित्र की भर्त्सना किया करते थे। उस नुक्ताचीनी में बड़ा मजा आता, अनेक वर्जित कामनाओं का सुख। एक बार मैंने हिसाब लगाकर देखा, वह गणमान्य व्यक्ति मेरे रिश्तेदार लगेंगे। एक बार रात को काफी देर तक उनके चरित्र का संहार करके पशु, नास्तिक, बर्बर इत्यादि विशेषणों से विभूषित करने के बाद जब हम सभी एक दूसरे से विदा लेकर जाने लगे, तब मैंने कहा, जानते हो वे मेरे क्या लगेंगे? वे मेरी माँ की ममेरी बेटी की बहन की देवरानी की चचेरी बहन की इत्यादि। वाकई, क्या वाकई? मेरे दोस्तों के चेहरों पर रौनक फैल गई। तूने अब तक क्यों नहीं बताया? अगले महीने हमारे क्लब की ओर से एक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यदि उनसे कहा होता तो क्या मुख्य वक्ता के रूप में आकर क्लब में भाषण नहीं देते? मैंने कहा था, किंतु उनकी तबीयत ठीक न होने के कारण वे राजी नहीं हुए। इसका मतलब उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार नहीं किया। दमयंती आपके बारे में हमेशा कहती रहती है, आप इतने अच्छे ओहदे पर हैं, आपकी तरक्की पर उसे बहुत गर्व है। हम सभी बहुत खुश हैं। सुदामा का चेहरा देखकर इस बार मैंने एक बात का अनुमान लगा लिया। इन 2-4 प्रशंसा भरे शब्दों के बाद वह असली बात शुरू कर देगा। मदद के लिए कुछ दान या किसी तरह की नौकरी। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ।
इसलिए खूब गंभीर होकर उसकी ओर देखता रहा। हावड़ा स्टेशन से यहाँ पहुंचना टेढ़ी खीर है भाई साहब, और हमारी तरह देहाती आदमी का भटक जाना तो आम बात है। शायद इस आदमी ने मुझे भाई साहब कहकर संबोधित किया। उससे पहले अपने बेटी बेटियों को मेरा भांजा भांजी बना चुका था। इस तरह देखा जाए तो मैं उसका क्या लगूंगा? साला दमयंती, उसकी पति का भाई। आखिर यह दमयंती है कौन? अपनी 20 साल की यादों में मैं यह नाम नहीं तलाश सका। मुझे यह नाम तलाशने में जरूर दिक्कत हो रही थी, लेकिन सुदामा नामक यह व्यक्ति मुझे ढूंढता हुआ सही आया है। उसके कंधे पर एक थैला लटक रहा है। इसका मतलब यह एकाध दिन यहाँ मेहमानी करने के इरादे से आया है। एक दिन रहने के बाद मदद अथवा नौकरी की बात उठेगी। सही मौका देखकर मेरा रसोइया अति विनय पूर्वक कमरे में दाखिल हुआ। अपराधी द्वारा गलती स्वीकार करने के लहजे में बोला, साहब खाना बना चुका हूँ, हुक्म हो तो। अपनी बात पूरी करने से पहले ही अपराधी की तरह दया भरी निगाह से मेरी ओर देखने लगा। मैंने कहा, खाना तो बना चुके हो, लेकिन मेरे एक गेस्ट? नहीं साहब, मैंने तो अभी अभी खाया है, मुझे जरा सी भी भूख नहीं है साहब, सुदामा नामक व्यक्ति ने आत्मविवश होते हुए कहा। मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, मेरे एक गेस्ट आज दिल्ली से आने वाले थे, किंतु अभी तक वो नहीं पहुंचे। शायद सुबह की फ्लाइट से नहीं आ सके। खैर चलो, तुम सिर्फ मेरे लिए परोसो। लेकिन मैं उतना निर्दयी नहीं था। खाने के बाद मैंने रसोइये से कहा, गांव से कोई आदमी आया है, उसे भी थोड़ा बहुत खाना दे दो। बाहर चबूतरे पर बैठकर सुदामा मेरे बगीचे की शोभा देख रहा था। मेरा यह प्रस्ताव सुनकर इस बार उसने कोई आपत्ति नहीं की। राजा बेटे की तरह खाने जा बैठा। बगल वाले कमरे से मैंने सुना, रसोई के साथ अपनी गोटे बिठाने की कोशिश कर रहा है। वह रसोई के साथ खूब खुलकर बातें कर रहा था। गांव की समस्याओं, मौसम, देश के हालात और बाजार की कीमतों के बीच उनका खाना खत्म हुआ। उस दिन शाम को उसने पुनः मेरे कमरे में प्रवेश करने का दुस्साहस किया था। दुस्साहस हमेशा क्षणिक होता है, इसलिए अंदर घुसते ही उसने शुरू कर दिया, भाई साहब मुझे आपसे एक काम था। काम? हाँ बोलो। मैंने विशेष आग्रह दिखलाना उचित नहीं समझा। काम के बारे में कुछ कहने से पहले सुदामा ने कुछ निराशा भरे स्वर में पूछा, क्या आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं? इस बार मैं स्पष्टवादी होना चाहता था। स्पष्टवादी होना अच्छी बात है। मैंने कहा, देखो 20 साल पहले की बात है। सही बातें तो याद रखना संभव नहीं। वाकई तुम्हें मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ। मुझे आप पहचान नहीं पाए, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं साहब। आपसे मेरी मुलाकात भी तो अधिक नहीं हुई है। लेकिन दमयंती को आप याद नहीं कर पा रहे हैं? उसे आप पूरी तरह भूल चुके हैं? यह सवाल सुनकर मुझे उस आदमी पर बहुत दया आई। मैंने पुनः याद करने की कोशिश की, दमयंती नामक किसी बहन को याद करने की। मेरी एक ही सगी बहन है, किंतु मुंह बोली बहनें असंख्य हैं। असली समस्या तो यही है। वह आदमी मुझे याद दिलाने में मदद करते हुए बोला, बचपन में दिन भर साथ साथ रहते थे आप और दमयंती। साथ साथ स्कूल जाते, साथ साथ पूजा करते, खेलते, झगड़ते भी। एक बार गुस्से में आपने दमयंती के सिर पर लोहे की छड़ से मार भी दिया था। उस निशान को देखते ही मुझे आपकी याद आ जाती है, और आपका भांजा घड़ी देखने में बिल्कुल आप जैसा है। पढ़ाई में भी ठीक आप ही की तरह तेज है। प्राइमरी परीक्षा में इस वर्ष उसे छात्रवृत्ति भी मिली है। इतने पर भी मैं दमयंती को याद नहीं कर सका। मारपीट करके खून निकालने में मैं कतई नहीं हिचकिचाता था। यह तो मेरे नियमित मनोरंजन के अंतर्गत था। आप दमयंती को भूल गए हैं। निराशा भरी ग्लानि से मानो वह व्यक्ति टूट गया, किंतु वह आपको पल भर के लिए भी नहीं भूल पाई है। हर वक्त धीरेन भाई करती रहती है, और आप? सुदामा कुछ देर चुप रहा। उसके बाद पुनः बोलने लगा,
मैं एक काम से आया था भाई साहब। मेरे पीछे पड़ पड़ कर उसने मुझे यहाँ भेजा है। सिर्फ उसी का मुंह देखकर मैं घर से निकला हूँ। इसके अलावा मैं भी तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुदामा की इतनी बात से मैं कुछ साफ साफ नहीं समझ पाया। मैंने अपनी ओर से कुछ न कहते हुए उसकी अगली बात सुनने का इंतजार करने लगा। पता नहीं आजकल आपको पसंद है या नहीं, लेकिन दमयंती को सारी बातें याद है। आपको आरिसा पीठा गुड़ के पुए बहुत अच्छे लगते हैं। यह बात वह मुझसे अक्सर करती है। आते समय उसने बड़े जतन से थोड़ा आरिसा पीठा बनाकर भिजवाया है। सुदामा ने झोले से एक पत्तल की पोटली निकालकर सेंटर टेबल पर रख दी। उसी टेबल पर जहां इस वक्त एक रम की बोतल रखी थी। दिन में लंच से पहले मुझे जिन अच्छा लगता है, किंतु डिनर से पहले मुझे रम के अलावा और कुछ पसंद नहीं। और उसके साथ कुंकू भी लाया हूँ। कुंकू? यह कुंकू नाम मुझे अटपटा सा लगा। यह कुंकू क्या है? मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। मैं समझ गया कि वह क्या चीज है। गरीबों का एक प्रिय खाद्य है कुंकू। ताड़ के फल में सफेद रंग का एक गुदेदार पदार्थ होता है। न उनमें कोई स्वाद होता है, न खुशबू। उसी का नाम कुंकू है। बचपन में शायद खाया होगा। मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी। उड़ीसा के सुदूर गांव से कोई आरिसा पीटा और कुंकू लेकर कलकत्ता आया है 20 साल के अतीत के सहारे। इसीलिए जरा चुटकी लेते हुए मैंने पूछा, और क्या लाए हो? पुड़ेई फल या मांडिया पीठा? इस बार सुदामा कुछ गंभीर हो गया था। उसने कहा, आप मजाक करेंगे मैं जानता हूँ, लेकिन क्या स्नेह और श्रद्धा की कीमत पैसों से लगाई जा सकती है? मैंने यहाँ आकर गलती की है, किंतु इसके लिए आपसे अभिमान करने में कोई फायदा नहीं। मान में आप मुझसे बड़े होने पर भी उम्र में मुझसे छोटे हैं। आपसे अभिमान करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। आया ही हूँ तो ये चीजें दे ही जाओ। आप इन्हें रखिए या फेंक दीजिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भगवान पर विश्वास करते हैं? विश्वास करें या न करें, वह आपकी मर्जी है, किंतु मैं विश्वास करता हूँ। मैं फलित शास्त्र जानता हूँ। केवल इसीलिए मैं इतनी दूर दौड़ा आया हूँ। उसके बाद वह आदमी मुझे जो कुछ समझाने लगा वह मेरी बुद्धि से परे था। वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र में रवि महादशा है। बृहस्पति और केतु भी अशुभ स्थान पर जमे हुए हैं। इन सबों का हिसाब लगाकर सुदामा ने मुझे समझाया। फिलहाल मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं। आगामी कुछ महीनों तक मुझे कठिन समय से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके लिए दमयंती काफी चिंतित थी और इसलिए इस बार सुदामा ने अपना झोला टटोलकर एक चीज बाहर निकाली। वह क्या था मैं पहचान नहीं सका। जरा गौर से देखने के बाद पता चला कि वह ताबीज है। यह ताबीज दमयंती ने भेजा है। पड़ोस के गांव में एक साक्षात देवी है, लक्षेश्वरी देवी। उनका सेवक गौरांग दास बड़े ही धर्मात्मा पुरुष है। उन्हीं के हाथों से बनी है यह ताबीज। रखना चाहे तो रख लीजिएगा, नहीं तो कूड़े के ढेर में फेंक दीजिएगा। किंतु दमयंती ने बड़ी श्रद्धा से दिया है यह ताबीज। पिछले 10-15 दिनों से मेरे पीछे पड़ कर उसने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन मैं सारी बातें समझता हूँ। अनुमान लगाना तो कोई मुश्किल नहीं, इसलिए नहीं आना चाहता था। आकर देखा मैंने कोई गलत अनुमान नहीं लगाया था। उस आदमी ने झुककर टेबल पर ताबीज रख दिया। उसी टेबल पर वह पत्तल की पोटली, रम की बोतल और कांच का गिलास रखा हुआ था। कल सुबह नहाने के बाद सूर्य को नमस्कार करके यह ताबीज दाहिने हाथ में बांध लीजिएगा। सूर्य नमस्कार जानते हैं आप? ठीक है, कल सुबह ट्रेन में मैं कर दूंगा। आप नहाने के बाद सिर्फ नमस्कार कर लीजिएगा। वह आदमी मेरे करीब आया और उसने झुककर मेरे पैर छुए। सिर पर धूल लगाते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ। ट्रेन 9 बजे छूटेगी। अभी से न गया तो ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगा। रास्ते की भीड़।
सुदामा ने संभाल कर अपना थैला कंधे पर लटका लिया, किंतु कमरे से बाहर निकलने के पहले कुछ अविश्वास भरी आवाज में अपने आप से पूछने की तरह कहा, वाकई आप दमयंती को भूल गए? दमो, आपकी इतनी चहेती दमो, उसे आप उस आदमी के कमरे से निकल जाने के बाद मेरे अंधेरे मन में मानो एकाएक बिजली कौन उठी। दमो, क्या नाम कहा था उसने अंत में? दमो, आपकी चहेती बहन दमो। शराब के असर से मैं कभी अपना संतुलन नहीं खोता, किंतु इस वक्त उठने की कोशिश करने पर ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैर जकड़ गए हैं। अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए चलने की तरह डगमगाते हुए बाहर तक गया, परंतु बाहर सुदामा, दमू का पति, नहीं था। वह कहीं जा चुका था। घर के चौकीदार, बगीचे के माली और रसोई घर के रसोइये सबसे पूछा, जाते वक्त किसी ने उसे नहीं देखा। अपने कमरे में लौट आया और टेबल से ताबीज उठाकर देखने लगा। पत्तल की पोटली में बंदे आरिसा पीठा और कुंकू भी देखा। इस घटना के 3 दिन बाद मुझे एक चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में भेजने वाले का पता नहीं था, सिर्फ अंत में लिखा था, तुम्हारी बहन दमयंती। मैं तुरंत चिट्ठी पढ़ने लगा। उस पत्र में ना ही कोई तालमेल था और न ही वह पूरी थी। दमयंती इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि बैठे बैठे सोच समझकर अच्छी तरह चिट्ठी लिखती। उसने लिखा था, तुम्हारे पास 2 दिन रहने के बाद या लौटकर ये तुम्हारी इतनी बातें बताते हैं जिसका कोई अंत नहीं। तुम खूब सुख से हो, शांति से हो, यह जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। तुमने उनकी आवभगत की। मेरे भेजे हुए आरिसा और कुंकू तुमने कितने प्यार से खाए। सुनकर खुशी से मेरी आंखें बहने लगी। अपनी गरीब अभागिन बहन को तुम कितना चाहते हो। यदि उनके मुंह से न सुनी होती तो शायद विश्वास न कर पाती। धड़ी पढ़ने में तेज है, सुनकर तुम कितना खुश हुए थे। किताबें खरीदने के लिए तुमने जो 50 रुपये दिए थे, भैया बड़ा अफसोस है कि पैसे उन्होंने कहीं खो दिए। इतने सीधे हैं कि क्या बताऊं। पैसे खोने का उन्हें बेहद दुख है। घर पहुंचने पर उनका चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। 50 रुपयों के लिए नहीं भैया, तुम्हारे स्नेह का दान धड़ी नहीं पा सका, इसका मुझे भी दुख हुआ। और उस ताबीज की बात भैया, वह ताबीज पाकर तुम्हारी आंखें भर आई। यह सुनकर मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, किंतु उस तकलीफ में बड़ा आनंद था। तुम उन्हें और 2 दिन रहने को मजबूर कर रहे थे, लेकिन तुमने तो देखा होगा ये जरा शर्मीले हैं। इसके अलावा यहाँ गांव में इतनी दिक्कतें हैं। या दमयंती ने शायद एक हाथ असुविधा के बारे में लिखा भी था, किंतु उसके बाद अच्छी तरह काट दिया गया है। बिल्कुल पढ़ा नहीं जा रहा था, इसीलिए वे लौट आए। तुम नाराज मत होना, तुम्हें मेरी कसम। फिर कभी सुविधा देखकर वे तो जरूर आएंगे, परंतु मैं यह घर जंजाल छोड़कर भला कहाँ जा सकती हूँ। तुम सुखी रहो, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहो, तुम और बड़े बनो। तुम्हारी तरह विशाल जिसका हृदय हो, उस पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद रहता है। मुझे चिट्ठी लिखनी तो नहीं आती भैया, तुम्हारी पगली बहन हूँ, गलतियों को माफ करना। हाँ भैया, रविवार को तुम मांस मछली मत खाना। तुम्हारे रवि महादशा के लिए मैं उपवास करती हूँ। उस रोज तुम्हारे लिए पूरे दिन उपासी रहती हूँ। और क्या लिखूं, तुम्हारे चरणों में कोटि प्रणाम। इति तुम्हारी अभागिन बहन दमयंती। चिट्ठी उलट पलट कर मैंने कई मर्तबा पढ़ी, किंतु चिट्ठी के अंत में कोई पता नहीं था। यह पता कभी मिलेगा भी, मुझे उसकी उम्मीद नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।